ओके, तो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे यूट्यूब पर देखने वाले हैं सेशन को, तो उसके लिए बता देता हूँ कि जो ये फ्री क्लासेस हैं, वीक में एक क्लास होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कोई चार्जेस नहीं है। आप मैं वीडियो टैग कर दूंगा, इसमें आप आई बटन पर जाकर देखेंगे तो आपको प्रोसेस मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करनी होगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो हमारी टीम आपको एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो भी क्लासेस है, आप लाइव क्लासेस मुझसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, एक क्लास होती है वीक में, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर बाकी जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, आप उनको परचेज करना चाहते हैं तो BR वर्कबुक है 400 रुपीज़ 470 की पड़ेगी विद डिलीवरी चार्जेस। नाटा सेल्फ गाइड बुक है 1100 की है। और आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं विच इज़ हैविंग दी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, दैट इज़ विच इज़ हैविंग द मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेज। वीक में 4 से 5 क्लासेज होती हैं और 10 बुकलेट्स हैं जो घर पर डिलीवर की जाएंगी। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, इनसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जो डिस्कशन है ये 3 पार्ट में होने वाला है, जैसा होता भी आया है। पहले पार्ट के अंदर वी विल डिस्कस सम एप्टीट्यूड क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग जीके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मतलब जो नाटा में मैथमेटिक्स आता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्लान एंड एलिवेशन देख चुके थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बाकी आता है कि मिरर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखो, इसको इस तरह समझते हैं, 2 चीज़ आती हैं। एक तो आता आप पूछा सकता है मिरर क्वेश्चन, ये हो सकता है वाटर इमेज। दोनों ही चीज़ें लगभग सेम हैं। मिरर इमेज के मतलब क्या है कि आपको, फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर इज़ अ पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और मिरर में अपने आप को देख रहा है। तो आपको क्या दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक आपको एक्सेस दे दिया जाएगा लाइक A एंड B इस तरह से, और आपसे पूछा जाएगा कि आपको मिरर में क्या दिखाई देगा। ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वाटर इमेज आती है तो वाटर इमेज के अंदर बिल्कुल सेम आएगा, बस इसमें जो एक्सेस होगा आपका इस तरह से हो जाएगा। जैसे आप किसी पॉन्ड में जाते हैं, रिवर में जाते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। इन चीज़ों को याद करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जब भी हम मिरर इमेज बनाते हैं या वाटर इमेज बनाते हैं, कोई भी चीज़ ना तो ऐड होगी ना ही सब्ट्रैक्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यहाँ पर अगर इसने टाई पहनी हुई है तो ये टाई यहाँ पर भी दिखाई देगी और यहाँ पर भी होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मिरर के सामने और मैंने एक आईफोन ले रखा है राइट हैंड में, तो आईफोन की जगह एंड्रॉयड नहीं होगा, है ना। तो कुछ भी चीज़ ना तो ऐड होती है ना ही कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है। पहला ये ट्रिक याद रखेंगे। दूसरा ये याद रखेंगे कि जो आपके राइट हैंड में है वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो ये पर्सन है, जो ये लड़का है, इसने राइट हैंड से टाई को पकड़ा हुआ है, बट अगर आप इधर की तरफ देखें मिरर में तो उसका लेफ्ट हैंड हो चुका है। सिर्फ 2 चीज़ चेंज होती हैं। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं आपके लिए, लेटर इमेज बन सकते हैं, लाइक आपको ABC पूछा जा सकता है, लेकिन आज क्योंकि ये X एंड X एक्सिस है, आपको बताना है कि मिरर इमेज क्या बनेगी। तो ऑफकोर्स इसका ये बन जाएगा, उल्टा बनेगा, जैसे मैंने बात की थी कि कुछ ना तो ऐड होगा ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, और जो उनकी ओरिएंटेशन होती है वो चेंज हो जाती है। अभी C क्या है, इस तरह से बन रहा है, मतलब ये इधर की तरफ देख रहा है, पर इधर की तरफ हमारा लेफ्ट हैंड में हो जाएगा मिरर में जाते हुए। नंबर इमेज दिया जा सकता है 1 2 3 इस तरह दिया जा सकता है। तो आपको है ज्योमेट्रिकल शेप्स इमेजेस दी जा सकती हैं, जो JEE और नाटा में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर ही आते हैं, इस तरह के आते हैं। JEE के अंदर क्वेश्चन आया था इस बार, न्यूमेरिकल एंड लेटर का मिक्सअप दे दिया था, लेकिन नॉर्मली ये वाले क्वेश्चन आते हैं। इमेज मिक्स मिरर इमेज आपसे दे दी जा सकती है। वाटर इमेज कुछ नहीं होता है, सेम चीज़ है। अभी हमने वर्टिकल एक्सिस लिया था, अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेंगे तो वाटर इमेज बन जाएगी। कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं आपके पास, इसको मैं इधर कर देता हूँ, जिससे कि आपको वही अपना मोबाइल फ़ोन हाथ में लेना है, क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इसमें क्या देखना है कि इसमें X एक्सिस दिया हुआ है ये वाला, तो एक्चुअली टेक्निकली वाटर इमेज पूछ रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्या है, मिरर इमेज पूछ रहा है, सो इट्स अ वाटर इमेज। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पर, दिस इज माई एक्सेस, तो जो L है बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये भी नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। K जो रहेगा बिल्कुल इस तरह से रहने वाला है।
5 जो रहेगा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा, इस तरह से आएगा नहीं, उल्टा होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। 5 का 2 तरह से बन जाएगा, ई का इस तरीके से आ जाएगा, मैं है ना इस तरीके से आएगा। तो जो पी बनेगा इस तरह से बनेगा, और जो 7 बनेगा आपका ए। सो मोहम्मद इरशाद एंड वेदांत वाक एंड मोहम्मद हैबल, आप लोगों ने ए बोला है, बाकी लोग ट्राई करो, पता तभी चलेगा सही है गलत है। जो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर समझाने से ज़रूरी है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। गलत होगा, मैं चाहता हूँ कि एवरीवन शुड राइट, है ना, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे सपरंजन चौधरी बोल रहे हैं कि बी है, इस टोटली ओके, बाकी लोग ए बोल रहे हैं, तो बी में देखते हैं कि कहाँ पर है, आपको बी ऐसा क्यों लग रहा है, आपने कैसे सोचा ये करने के लिए, आपको एक्सेस दिया हुआ है यार, सिंपल है, ये तो बिल्कुल ही उल्टा बनेगा ना एल, तो ये तो क्या बना दिया, ये तो एक्चुअली दोनों डायगोनल बनाया है इस तरह से, ये तो वाटर इमेज या नॉर्मल इमेज भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिख लगेगा, और ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बी लिखा है और ये मेरा एक्सेस है, एक्स एम एक्स डैश, तो इसकी इमेज क्या बन के आएगी, ऐसा बन के आएगी, है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ एफ़, तो एफ़ कैसी इमेज आएगी, इस तरीके से आएगी, है ना, इधर की तरफ देख रहा होगा। ऐसे अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए के लिए मैं इमेज बनाता हूँ मिरर इमेज, तो इट विल रिमेन द सेम, ए रहेगी। आई आपसे पूछा जाएगा तो आई की भी सेम रहने वाली है, एच की बात करूँगा तो एच भी सेम रहने वाला है। ऐसे अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, तो बता सकता है ऐसे अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, हो तो मुझे बताना है, जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर भी, तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना इसका। अच्छा वर्ड है एक, सिमेट्रिकल अल्फ़ाबेट, इसके राइट वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसलिए हम बोल रहे हैं। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2। बी एंड सी में कन्फ्यूज़न हो रही है बच्चों को। ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है। बच्चे कुछ लाइन में है क्या, एक सेकंड में देखता हूँ, कहाँ से आएगा इसमें, ठीक तो है, ओके। ठीक है, सी इसका सही जवाब होगा। भाई आपको देखो सिंपल है, अगर मैं इसको भी एल स्ट्रक्चर को लेता हूँ, एलिमिनेट करने में मुझे कितनी आसानी होगी। ये एल है तो इसमें कैसा बन के आएगा, मुझे इस तरह से बन के आ जाएगा, ऐसे तो आएगा। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, हटाओ इसको, सुनना ही नहीं है ना, सोचना ही नहीं है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी या डी। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है एलिमिनेशन मेथड। एक बेसिक चीज़ों को भी देखोगे ना, आपको जो फॉर्मूला पता है उसमें से भी उसको फॉलो करोगे, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, और 2 एलिमिनेट होने के बाद आपको 2 बचेंगे, और सी और डी में इन दोनों जाकर चेक कर लो। अब देखो अगर मुझे सी और डी का पता है कि ओनली सी और डी में सही हो सकता है, तो मुझे पता है कि जो लाइन आ रही है सी, दोनों डिफरेंस देखो कहाँ पर है, सिर्फ इस वाले पार्ट में, यहाँ पर लाइन सीधी आ रही है, इस वाले पार्ट में और नहीं आ रही है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था कि जो इन ट्रिक्स क्या थी कि कोई भी चीज़ ना तो ऐड होती है ना माइनस होगी, तो यहाँ पर अगर इस तरह से बना हुआ है तो ये कहाँ चला गया, नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, सो दैट कि आपको मैं श्योर हो जाऊँ कि आपके क्वेश्चन आएंगे तो ठीक सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिव्या डी। हेलो दिव्या, सुबह भी थे आप, है ना। चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आपके, चलो वेरी गुड। मुस्कान, अच्छा अपने पुराने बच्चे भी आए हुए हैं यार, ये तो वेरी गुड।
ठीक है, तो एवरीवन इज़ एग्री ऑन ऑप्शन नंबर डी, तो आई गेस कि डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। वेदांत आप बी क्यों बोल रहे हैं, चेक कर लेना, डी है इसका सही आंसर। दिव्या, हर्षिता, पाठक, अपूर्व, निधि ओके, ऋषिकेश, मुबशरा, प्रीति, तन्मय, दिव्या। ठीक है, तो बी सही होगा। यार आप मुझे नहीं पता, अगर इसका आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो बी इसका सही जवाब है, और अगर आप पहले वाले की देख रहे थे तो उसको चेक कर लेना वीडियो में करके। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मुस्कान बी। तन्मय, सपरंजन चौधरी, मुस्कान, प्रीति, हर्षद, मोहन, अपूर्वा, मोहम्मद दिलशाद, निधि, दिव्या, मोहम्मद हैबल। ठीक है, ये ठीक है, इसका चेक कर लो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। यस, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी चीज़ ना तो ऐड होगी ना ही माइनस होगी, तो आपको जहाँ भी दिखाई दे क्वेश्चन फिगर से या तो ऐड होता हो या माइनस होता हो, हटा दो ऑप्शन को। दूसरा क्या है कि जो लेफ्ट में वो राइट में हो जाएगी, मतलब जो लेफ्ट में ओरिएंटेशन है उसका राइट में हो जाएगा। सिंपल है, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, और अगर आपको 2 आते हैं तो ठीक है। चलो नाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे नाटा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या दिया गया है आपको, एक्सेस दिया गया ये वाला, है लाइन से क्लियर है, तो आपको ये वाला एक्सेस बताना है। मुबशरा एंड तन्मेश आप बी बता रहे हैं, बाकी लोगों ने ए बोला है। आपको चेक करना है कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। देखो ए और बी में, मतलब सी और डी में तो कन्फ्यूज़न है ही नहीं कुछ, तो ए और बी में है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये पार्ट ये एवरीथिंग इज़ सेम, सिर्फ ये वाला फ़र्क पड़ रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ओनली दिस पार्ट इज़ डिफरेंट, और ये पार्ट आपको देखने को लगेगा, तो चेक कर लो। ऑप्शन ए सही जवाब है ना, बी इज़ नॉट द राइट वन। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मुझे सबके जरिए सही जवाब चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2। दिया पांडे, निधि, ऋषिकेश, वेदांत, दिव्या, रिया, तन्मय, सौम्या, जैन, मोहम्मद इरशाद, हैबल, अपूर्व, प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो वेरी गुड। ठीक है, तो मिरर इमेज आप सोल्व कर लोगे, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ जाकर चेक करो, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। डोंट थिंक कि मुझे आते हैं, क्योंकि जो भी लोग सोचते हैं मुझे आते हैं, उनके क्वेश्चन गलत होते हैं। 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, फिर सवाल हो जाओगे।
तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके जो ह्यूमन एरर हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, वो इम्प्रूव होंगी। अदरवाइज़ देखने को लगेगा कि आप सोल्व कर ही लोगे, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठे होगे तो टाइम मैनेजमेंट एक प्रेशर रहता है ना, उसमें ऑप्शन गलत हमारे हो जाते हैं। तो उसका सिंपल तरीका यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। कुछ जीके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जीके के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको दूसरे तरीके से कराए जाएंगे, लाइक स्लाइड्स के थ्रू। चलो करेंगे, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। हम बस से डिस्कस कर चुके थे। द क्वेश्चन है द कर्व्ड आर इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द वॉल्ट। इसको हम लोग कभी हिस्ट्री क्लास लगाएंगे तो हम बात करेंगे। इसका जो सही आंसर है इसका है ग्रोनवॉल्ट। एक बार सर्च कर लें नेट पर, आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक आर्च इधर की तरफ गया हुआ है, एक दूसरा आर्च इधर की तरफ से गया हुआ है, तो बीच में जो इंटरसेक्शन बनता है इस तरह के बोला जाता है ग्रोइन आर्च। ठीक है। फिर एक नया क्वेश्चन है द टर्म सुई। आपने नाम सुना होगा फेंग शुई का। कुछ लोग लकी बोलते हैं कि इट इज़ लकी, या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें वास्तु से कंपेयर किया जाता है फेंग शुई को। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या है? शुई का मतलब क्या होता है? वाटर है, विंड है, हरिकेन है, या फिर हीट है? वाटर, ओके, यस। फेंग शुई का मतलब होता है, देखो, फेंग का मतलब होता है एयर, और सुई का मतलब होता है वाटर, है ना। दोनों याद रख लो, हवा पानी, ऐसे याद कर लीजिए फेंग शुई। इसमें ये देखा जाता है कि लोग इसका इंटरप्रिटेशन ये भी करते हैं कि देयर इज़ समथिंग गुड इन बैड एंड देयर इज़ समथिंग बैड इन गुड। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये वाइट को हम लोग बैड मानते हैं, तो इसमें दिखाया गया है कि किसी भी कोई चीज़ खराब है उसमें ब्लैक को वाइट मानते हैं। तो समथिंग इज़ गुड इन बैड एंड समथिंग बैड इज़ इन गुड। ठीक है। बैलेंस को दिखाते हैं, बिल्कुल इन चीज़ों को दिखाया जाता है। और वाटर आप जानते हैं, वाटर हो गया, विंड हो गया, हीट हो गया। अच्छा, हरिकेन क्या होता है? हरिकेन क्या है? हरिकेन बता सकते हैं? एक्चुअली एक टर्म है, उसी टर्म को अलग अलग जगह पर कुछ और नाम से बोला जाता है। फॉर एग्जांपल टोर्नेडो ऋषिकेश हम बोलते हैं, नहीं टोर्नेडो नहीं है, टोर्नेडो इज समथिंग डिफरेंट। टाइफून बोला जाता है, स्टॉर्म नहीं, मैं उसका नाम बताता हूँ, सुनो। इंडिया में बोला जाता है चक्रवात हिंदी में, हरिकेन बोला जाता है यूएसए में। अगर आप चाइना जापान में हैं उसी को बोलेंगे हम टाइफून। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है तो हम उसको बोलेंगे विली विली। यस, साइक्लोन। जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, दो तरह के साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके सबके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अपने इंडिया में कहा जाएगा, चलो मैं साइक्लोन के ऊपर बात आई है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बता देता हूँ। दिस इज़ अवर अर्थ एंड दिस इज़ इक्वेटर एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इस रीजन में, इस वाले पार्ट के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना। इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, याद रखना, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है। इसके ऊपर क्या होता है, 66.5 तक जाता है नॉर्थ, एंड अगेन यहाँ तक भी जाएगा 66 पॉइंट साउथ। जो ये वाले पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, बिकॉज दिस रीजन इज कॉल्ड एज टेम्परेट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये टेम्परेट साइक्लोन्स। आपको याद क्या करना है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, मतलब उनकी जो डायरेक्शन रहेगी, और डायरेक्शन जब भी रहेगी उनकी कुछ इस तरीके से रहेगी, इस तरफ से रहती हैं। इसीलिए जब आप देखेंगे अपने इंडिया के अंदर जब जो साइक्लोन्स आते हैं तो हमेशा इस वाली कोस्ट पर आएंगे। यहाँ पर आपको साइक्लोन्स देखें, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर तमिलनाडु में आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ही कम साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। जो मिलेंगे भी तो आपको गुजरात कोस्ट पर जाकर थोड़े से देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। तो ये ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो आप देखेंगे वेस्ट लिखा, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाते हैं।
इसीलिए जब भी साइक्लोन यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं यहाँ पर टकराते हैं, यहाँ ओरिजिनेट होते हैं इधर टकराते हैं, यहाँ पर ओरिजिनेट होगा तो यहाँ चला जाएगा या पाकिस्तान में जाकर हिट करते हैं अभी। याद रखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होती है, एंड दिस इज द रीजन दैट अवर ईस्टर्न कोस्ट इज मोर प्रोन टू साइक्लोन डेवलपमेंट। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो नॉर्मली वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये ज़्यादा लाइक क्या बोलेंगे उसको, वायलेंट होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा होते हैं, और हमेशा ये ओशन से ओरिजिनेट होते हैं, लैंड पर जाते ख़त्म हो जाते हैं। दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द ओशन एंड दे विल एंड अप व्हेन हिट ऑन द कोस्ट। चलो खैर कभी और देखेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से सबके नाम अलग अलग होते हैं। अपने यहाँ पर हम उसको बोल देते हैं चक्रवात या साइक्लोन बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास बोलते हैं विली विली, और चाइना जापान में बोलते हैं टाइफून, और जो हरिकेन है वो हम बोलते हैं मैक्सिको और अब यूएसए के जो वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा ऑफ द भोपाल इज डिजाइन बाय, जो विधानसभा है भोपाल की किसने डिजाइन की है, बीबी दोशी, चार्ल्स कोरिया, लुइस खान या हर्बर्ट बेकर। चार्ल्स कोरिया की पक्का, यस इट इज़ चार्ल्स कोरिया। बीबी दोशी जी को आप जानते हैं, न्यूज़ में थे, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं अगेन आपसे बार बार बोल रहा हूँ, तो याद रख लेना बीबी दोशी जी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो जितना भी हो सके इनके बारे में पढ़ लेना, इनके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जरूर देख लेना। अब आता है कि विच प्लान फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग लोकेटेड इन अर्थक्वेक जोन। अगर आपको एक अर्थक्वेक जोन है, जैसे अपने इंडिया के अंदर हम लोग लेकर चल सकते हैं हिमालय वाला रीजन, लाइक के जो हिमालयन स्टेट्स हैं, दिल्ली से ऊपर वाले जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन जोन है। अगर वहाँ पर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो बिल्डिंग की शेप क्या रखेंगे आप, रेक्टेंगुलर, यू शेप, एल शेप, स्क्वायर। उसका सी क्यों होगा, यस क्या लगता है आपको? रेक्टेंगुलर भी सही है, स्क्वायर भी सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी द स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगुलर तो ये भी हो सकता है, इस तरह से बन सकता है ना, तो ये नहीं है। स्क्वायर जो होती है सबसे परफेक्ट शेप होती है ना, क्लोज शेप, वेरी गुड। तो द ऑप्शन विल बी द स्क्वायर, याद रहेगा। What is the name of a cone shaped roof element similar to the skyscraper? इसका सही आंसर क्या लिखा गया 4 का? हाँ स्क्वायर लिखा, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर मुस्कान, आपने अगर ये बुक आपके पास है तो अगर इसमें सी लिखा गया है ना तो चेक करना बच्चे, मैंने इसमें लिखा हुआ स्क्वायर भी है ना, तो इसको प्लीज़ चेक कर लेना, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए डी होना चाहिए, बाकी इसका आंसर से लिखा गया, ठीक है। तो स्क्वायर समझ में आया? What is the name of a cone shaped roof element similar to skyscraper? It's a right answer is spire, ठीक है। देखने में कैसा होता है एक बार नेट पर जाकर चेक कर लेना। यहाँ पर हो सकता है कि फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, लाइक पीपीटीज हैं मेरे पास की पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें जो मुझे लगता है कि नाटा जे से बाहर के हैं, तो चलो देखेंगे इनको भी कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको इतना तैयार करा दिया जाए कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएँ, एटलीस्ट आपके पास एक एज हो। द टर्म यूज टू डिनोट पिलर एंड कॉलम इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में पिलर या कॉलम, एक्चुअली जो राइट वर्ड होना चाहिए, द राइट वर्ड शुड बी पिलर नॉट द कॉलम, लेकिन ठीक है इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ होते हैं, है ना, स्तंभ को बोला जाता है पिलर्स। पिलर और कॉलम में डिफरेंस क्या है, कॉलम जो होते हैं दीज आर द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, एंड सो कोई भी बिल्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर एलिमेंट है तो उसके ऊपर लोड पड़ने वाला है। जो बुद्धिस्ट स्तूपास हैं उनके बाहर कॉलम रखे हुए हैं, और उस कॉलम के ऊपर क्या लिखा होता है, उनके नोटिफिकेशन लिखी हुई है, उनके मान लीजिए जो नाम लिखा हुआ किसने बनाया है, तो कोई लोड लेने का काम नहीं, उस पर लोड नहीं पड़ा हुआ था। सो द राइट वर्ड विल बी द पिलर। सो उन पिलर को क्या बोला जाता है, स्तंभ, ठीक है। जैसा अशोका स्तंभ, अगर आपसे पूछा जाए अशोका स्तंभ तो आप जानते ही हैं, अपना स्टेट एम्बलम भी है ये। अशोका स्तंभ देखने में ऐसा लगता था, लेकिन ये वाला पार्ट टूट गया है, तो अभी जो है सिर्फ इतना वाला पार्ट ही अपना अशोक स्तंभ में है।
दिस इज़ अ स्टेट एम्बलम, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप और मैं यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ओनली द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट। होता है ना, भारत के जो आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी एक्ट बनता है, तो उसके ऊपर ये मोहर लगी होती है। ठीक है, तो सारनाथ से लिया गया है और अशोक के टाइम में बना हुआ था। इसमें कितने लाइन हैं, तो अच्छा ये भी न्यूज़ में थे, आपको पता होगा कुछ दिन पहले नहीं, 6 मंथ पहले की बात है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी हुई है, सो ये बनाया गया था। तब जाकर न्यूज़ में आ गए थे, कुछ लोगों ने बोला कि जो फेस बनाया गया है ये बहुत कामनेस है, लेकिन जो इस बार देखा गया है, तो इसमें जो देखा गया है, इट इज़ वेरी एग्रेसिव नेचर दिखाया गया है कि जो इस बार जब लाइन जो इंस्टॉल किए हैं वो एग्रेसिव फेस बना रहे हैं। ठीक है, हाँ 24 स्पोक्स इसमें होते हैं बिल्कुल। आपको याद क्या करना है कि दीज आर दी 4 लाइन्स, जो चारों साइड देख रहे हैं, 3 साइड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 3 ही दिखाई देते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और डिटेल में पूछा जा सकता है, अगर आप याद करना चाहो तो बता देता हूँ मैं, कि इसमें कौन कौन से एनिमल और भी हैं। तो इसमें याद करना है हॉर्स, एलिफेंट, लायन एंड बुल। ठीक है, तो 4 एलिमेंट अदर एनिमल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनिमल है, यहाँ पर हॉर्स है, और यहाँ पर क्या है, बुल है। तो हॉर्स और बुल चला गया, तो एलिफेंट और लायन इसके पीछे हैं। 4 एनिमल्स हैं ना, तो यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, बुफेलो तो नहीं है, किसने बताया बुफेलो नहीं है? चेक करना यार, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप शायद। चेक करना, अगर अपडेट कुछ होगा तो मुझे बता देना, मैं इसको चेंज कर लूँगा। ठीक है, लेकिन जो मेरी लिमिटेड नॉलेज में मुझे याद है कि बुफेलो नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और याद कर लीजिए, सत्यमेव जयते है ना, लिखा होता है। सत्यमेव जयते भी हम यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली। इसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, को बता सकता है? सत्यमेव जयते कौन सी बुक है इंडिया की, कौन सी कहाँ से आया है सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते, ये वर्ड कहाँ से आया, कौन सी बुक से आया है, इसका आप मुझे बताइए। जब ये 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे, है ना, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं, गीता में से नहीं आया है, उपनिषद है, उपनिषद से लिया गया है, और बहुत ही फेमस उपनिषद है। तो उसका नाम देवनागरी क्या है? यस, मुंडे को उपनिषद, यस वेदांत, करेक्ट, मुंडे का उपनिषद, करेक्ट। दिव्या पांडे जी, बिल्कुल सही बताया आपने। देवनागरी जो है, इट इज़ अ स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है। आप किस चीज़ को कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मुस्कान, लिखा है, तो मेरे पास एक तरीका तो ये है MUSKAN लिख सकता हूँ। तो इट इज़ नॉट हिंदी का वर्ड है, लेकिन लिखा मैंने किसी और लैंग्वेज में। अगर मैं इसको लिखता हूँ मुस्कान, तो मुस्कान जो है अभी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। सो स्क्रिप्ट इज समथिंग हाउ यू राइट। चलो 6 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, फिर हम लोग मैथमेटिक्स पे जाएंगे। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ फेमस पोम्पेडियो सेंटर ऑफ पेरिस, बहुत ही फेमस है, हाईटेक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, याद रखना है इसको, हाईटेक आर्किटेक्चर, हाईटेक आर्किटेक्चर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज रेंजो पियानो। यस दिव्या, यू आर करेक्ट, दिव्या एंड मोहम्मद हैबल। चेक करना, अच्छा जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इनको जाके एक बार गूगल पर जाके चेक कर लेना, आप सब पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, इमेज दे देंगे, पूछ लेंगे किस तरह का आर्किटेक्चर है, या फिर ये कहाँ पर लोकेटेड है, या बिल्डिंग का नाम पूछ लेंगे, पोम्पेडियो सेंटर है या फिर आर्किटेक्ट का नाम। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर। मिनिमम हेडरूम इन अ स्टेयरकेस इज, स्टेयरकेस के अंदर मतलब क्या है कि एक स्टेयरकेस से जा रही है, इस तरह से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर कितना गैप होना चाहिए? सो इट इज़ 2.1 फीट। यस दिव्या पांडे, नहीं इट इज़ 2.5 नहीं, 2.1 है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर रिक्वायरिंग टू सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर इज नोन एज शोरिंग, उनको बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है और उसको ठीक से करना है, मतलब उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोला जाएगा शोरिंग। सो शोरिंग इज अ टेम्परेरी सपोर्ट विच इज़ प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव द लेटरल स्ट्रेंथ ऑफ अ वॉल ड्यूरिंग रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दिया, जैसे यहाँ पर लगा दिया, तो इसके बाद हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। जब सेट हो जाएगा उसको हम हटा देंगे।
द फेमस बुक ऑर्नामेंट एंड क्राइम इज़ रिटन बाई, यस, एक बुक लिखी गई थी और ये मूवमेंट चला था जहाँ पर लोगों ने ये बोला कि ऑर्नामेंटेशन इज़ अ क्राइम। एक बड़ा फेमस कोट है, इन्हीं का कोट है। उनका मानना था किसी भी बिल्डिंग में अगर आप उसको ऑर्नामेंट का मतलब सुंदर बना रहे हो तो क्राइम है। अब वो ऐसा बोलेंगे, ऐसा क्यों बोला गया था? बिकॉज उनका मानना था कि किसी बिल्डिंग का काम क्या है, टू प्रोवाइड द अकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे रूम में आप देखेंगे तो पेंटिंग लगी हुई है बाहर सामने, तो देखा जाए तो ये ऑर्नामेंटेशन है, रूम को मैंने अच्छा बनाया, स्टूडियो को बना अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो इनके हिसाब से गलत है ये, ऑर्नामेंटेशन इज़ अ क्राइम। तो ये कोड उन्होंने बोला था और बुक भी लिखी थी ऑर्नामेंट एंड क्राइम। तो उस बुक के जो ऑथर थे इट वाज अडोल्फ लॉस। उस टाइम पर बात चल रही थी कि फंक्शन शुड बी द प्राइमरी एम, किसी बिल्डिंग का मेन काम क्या होना चाहिए। अगर आप एक हॉस्पिटल बना रहे हो तो उसका मेन काम होना चाहिए हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज़ उनको देना, ठीक है। तो अडोल्फ लॉस का नाम याद रख लीजिए, इन्होंने खुद एक कोड बोला था ऑर्नामेंटेशन इज़ अ क्राइम। बाई चांस पूछ लेंगे तो आपसे लगा कर जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द NBC, नेशनल बिल्डिंग कोड। तो क्या है इसमें? सस्टेनेबल डिज़ाइन के बारे में बात नहीं करता है अभी तक जो NBC है। याद रखना इसको, NBC पहली बार कब आया था? नेशनल बिल्डिंग कोड। क्या होता है नेशनल बिल्डिंग कोड? ये एक तरह का कोड है जहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बायलॉज लिखे गए हैं कि एवरी आर्किटेक्ट, एवरी बिल्डर, एवरी कंस्ट्रक्शन जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं दे हैव टू फॉलो सम पर्टिकुलर लॉज। फॉर एग्जाम्पल आपकी डोर की जो हाइट होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 2.1 मीटर, आपने बताया अभी। उसमें ये इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि जो एक आपका रूम है उसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? इट शुड बी 9.5 मीटर स्क्वायर एरिया। जो रूम है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो ऐसा थोड़ा है ना रूम की 2 मीटर आपने हाइट बना दी है। सोच कर देखो, अगर कोई रेगुलेशन नहीं होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्टर हो गए, बिल्डर्स हो, कुछ ही बनाएंगे वे। अगर एक बिल्डिंग बना रहे हो तो फायर सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है। 30 मीटर के अंदर अंदर आपको फायर सेफ्टी मतलब एग्जिट देना जरूरी है। सो दीज आर सम लॉज, ये रूल्स हैं जो लिखे गए हैं। ये आपके लिए या फिर एक नॉर्मल आम नागरिक के लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। आपके लिए पता क्या चलेगा? आप सोच कर चलो, एक ऐसा पर्सन इसको जानकारी नहीं है, अभी बिल्डर ने तो बेवकूफ़ बना के चला गया हो कि फायर एग्जिट है ही नहीं, लेकिन बायलॉज में लिखा गया है कि एवरी 30 मीटर यू हैव टू प्रोवाइड द फायर सेफ्टी एग्जिट। तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। वैन दी पिक्चर प्लेन लोकेटेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, यार ये सब चीज़ें विकास सर आपकी ड्राइंग क्लास लेंगे, मैं उनसे बात करूँगा एक दिन ले लेंगे तो आपको बता देंगे, है ना। पिक्चर प्लेन कैसा काम करता है वो समझाना पड़ेगा मुझे कि उसके वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? डिक्रीज इन साइज। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे तो वहाँ से हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको अभी तक सही लग रहा होगा मैथमेटिक्स के लिए। मेरा टारगेट ये बिल्कुल नहीं है कि अब फॉर्मूलेज आपको सिखाऊं, मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन आप सही से कर पाओ। क्वेश्चन आप कर लोगे तो नंबर से मतलब है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपके नाटा में आएंगे, जेई में नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो नाटा के अंदर नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है, तो आप कुछ नहीं भी करते हो तो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 2.5 नंबर तो आपके वैसे भी सही हो गए, है ना। तो आपको इसी का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बाकी मेरा टारगेट ये है कि क्वेश्चन को देखने के बाद आप लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम कोई SSC या फिर बैंक एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे हैं जहाँ पर आपको टाइम मैन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप उसके लिए कोचिंग लगाओगे, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कैसा पढ़ाई कर सकते हो। तो अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ इक्वल टू 9। आपके पास एक डाइस है और आपने उसको 2 बार उसको रोल किया, आपको बताना है कि दोनों को सम 9 आ जाए, कितनी बार ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। एक बार हम डाइस को रोल करेंगे तो 6 टाइम्स कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही दूसरा डाइस को हम रोल करेंगे तो उसमें भी 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई? 6 × 6। क्लियर हुआ? मतलब पहला डाइस हम रोल करा उसमें 1 आया, उसके साथ दूसरा डाइस किया तो अपने 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी बनी। ऐसे ही आपको 2 आ सकता है, 2 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो टोटल पॉसिबिलिटी विल बी 6 × 6, 6 × 6, 36 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो गई आपकी। फिर पूछा गया है कि जब आप उनको रोल करेंगे उन दोनों को जो सम आना चाहिए वो 9 हो, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है।
भाई सबसे वाली बात है, या तो मेरा 1 आ जाए, लेकिन 6 भी आ जाएगा तब भी 7 रहेगा, तब भी नहीं 9 बनेगा। इट शुड बी द 9। इसका मतलब क्या है, तो 3 होना चाहिए, 6 हो सकता है। पहले मैंने रोल किया 3 आ गया, दूसरे में 6 आ गया। दूसरा ये हो सकता है कि पहले में 6 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, तब भी 9 बन गया। 3 + 6 एंड 6 + 3 इज ऑल्सो 9। एक क्या हो सकता है, 4 and 5 हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो 9। या 5 + 4 ये आ सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ये कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं इसके साथ ही, नहीं आ रही ना, ओनली 4 पॉसिबिलिटीज़। टोटल पॉसिबिलिटी वॉज 36, तो 4/36 1/9। सो ये सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये भी हम कर चुके थे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके मैंने बताया था। इसको लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है। शायद कुछ बच्चे नहीं थे पहले क्लास में, फिर समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है, तो उसका मैं सिंपल सा मतलब क्या है, क्या मैं इसको 85/100 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मुझे देखा क्या लग रहा है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू 1, है ना, मतलब इसको करेंगे तो 0.85 इज़ वेरी क्लोज टू 1। क्या 3/11 क्या आ रहा है? ये तो बहुत कम आ रहा है, हम इसको हटा सकते हैं। मतलब 11 का हाफ कितना होता है? 5.5, उससे भी कम है। तो ये तो लाइक 35% के आसपास ही है, तो ये ऑप्शन चला गया। 4/11 भी सेम कैसा जाएगा, ये 85 आ ही नहीं सकता है, ये भी नहीं आएगा। अच्छा, 1928/99 भी हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं आ सकता, बिकॉज 99 से बहुत कम है। हाँ, 85/99 ये हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह के डिफिकल्ट भी आते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। वैल्यू पुट कर देख लो ना, हो जाएगा। सही आंसर तो देगा वो क्वेश्चन, वह बनाने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन होंगे उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। एवरी मॉर्निंग माई ब्रदर स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम द हाउस। मतलब वो मेरा भाई है और सुबह उठता है और वो मेरे घर से ईस्ट की तरफ भागना स्टार्ट करता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, और 100 मीटर वॉक करता है और फिर राइट लेता है। ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 50 मीटर। राइट लेने के बाद 50 मीटर से जाता है, देन ही टर्न टुवर्ड द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट लेता है और 300 मीटर वॉक करता है और टेम्पल में जाकर पहुँचता है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। माई हाउस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द टेम्पल। टेम्पल इज, जो भी है सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को गलत करके आना नहीं होता है, बिकॉज एक सिंपल टेक्निक पे काम करते हैं ये, और इसमें कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला भी नहीं लगाना होता। तो इसका कोई, चलो करो पहले आप, यू ट्राई। कोई बात नहीं है वेदांत, टेक योर टाइम, कोई अपना वो नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि इनको सॉल्व करो। अगली बार क्लास में आओ मैथमेटिक्स में तो पेपर पेन पेंसिल लेकर आना, कोई फ़ायदा नहीं है इसको अगर ऐसा करेंगे तो। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ दिव्या जी आप डी बोल रहे हैं, और सौम्या एस डी। देखो, इन क्वेश्चन सोल्व करने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीका है, अपने आप को पहले डायरेक्शन लिख लो। लिखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये तो हम जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट ऐसा होता है। फिर हमें क्या करना है, जो ये बोलता जा रहा है ऐसा करते चले जाओ। यहाँ पर मान लेते हैं ये मेरा घर है, दिस माई होम। माई ब्रदर एवरी मॉर्निंग माई ब्रदर स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द ईस्ट। ईस्ट की तरफ मूव करता है तो इधर की तरफ जाएगा वो, सबसे वाली बात है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, मैं मान लेता हूँ कि 100 मीटर कितना आया, इतना है, और प्रोपोर्शनली काम करना है इसमें। मतलब अगर 100 मीटर इतना है तो 200 लगभग दुगना होना चाहिए। 300 मीटर 3 गुना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये छोटा है और 300 मीटर इतना छोटा कर लिया, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक बेसिक प्रोपोर्शन का आपको आइडिया होना जरूरी है। तो ये चाहो दूसरा लिख लो यहाँ पर, 100 मीटर उसने इसकी तरफ मूव करता है। आफ्टर वॉकिंग टू 100 मीटर ही टर्न टू द राइट, मतलब वो इधर की तरफ, उसका फेस कहाँ पर होगा, इधर की तरफ होगा। राइट क्या होगा, इसका राइट हैंड ये वाला है, तो यहाँ की तरफ मूव करेगा। ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 50 मीटर, तो राइट मूव करता है। 50 कितना होगा, लगभग इतना होगा, है ना। यहाँ पर 100 है तो इट इज़ गोइंग टू 50। यहाँ पर वो करता है, इसका फेस इधर की तरफ है। देन ही टर्न टूवर्ड द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करता है। कितना मूव करता है, 300 मीटर। सो 300 मीटर कितना हो गया, लगभग इतना हो जाएगा यहाँ पर।
एंड रिचेस टू द टेम्पल। तो यहाँ पर वो टेम्पल में जाके वहाँ पहुँच जाता है, रोज़ मंदिर जाता है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, तो आपको बताना है। तो ये लगाओ इस तरीके से, ये सो ये द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पर आएगा। माई हाउस इज़ इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल। अच्छा दोनों, अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर टेम्पल देखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया। टेम्पल इज़ इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। जो टेम्पल कहाँ पर है, ये रहा टेम्पल। क्या साउथ वेस्ट कौन सा, ये वाला डायरेक्शन में यहाँ पर है क्या, हटा दो इसको, बी तो है ही नहीं। टेम्पल इज़ इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ माई हाउस। टेम्पल जो है साउथ डायरेक्शन में है क्या, नहीं नहीं है साउथ डायरेक्शन में भी, तो इसको हटा दो। तो मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते। अब एक काम करते हैं, इसको रेफरेंस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपना जाएगा दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन पूछ रहा है माई हाउस इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये वाले पड़ी, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन। क्या बोल रहा है, माई हाउस इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल। हाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये तो है बिल्कुल भाई, वेस्ट में तो नहीं है ये, क्योंकि इधर देख रहे हो आप, ये वेस्ट में इधर तरफ जाएगा। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ दोबारा समझाऊं। यहाँ मेरा घर है, घर के जाने के बाद 100 मीटर इधर तक चलता है, वो 50 मीटर इधर आता है, और इस तरह से 50 मीटर यहाँ पर आता है, और 300 मीटर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो जो ये बनेगा मेरा, ये बनेगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो दिस डायरेक्शन जो है इट इज़ नॉर्थ वेस्ट। तो दोनों में दे रखा है, आपको समझना क्वेश्चन कितना नो बनाया कॉम्प्लिकेटेड। उसने एक बार टेम्पल के रेफरेंस में दिया है, 2 बार टेम्पल में, और एक बार दिया है माई हाउस। तो आपको उनके साथ सोचना है कि डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन लेके चलोगे आप। इन क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है, याद रखना, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको वही काम करना है, जो बनाता जा रहा हो बनाते चले जाओ, सिंपल है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू सिनेरियोज S1 एंड S2 फॉलोड बाय द 2 कंक्लूजन आर गिवन बिलो। आपको 2 सिनेरियो दिए गए हैं और बताना है कि कौन से सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट बताना है आपको। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, अ मैन टर्न्स टू राइट एंगल। एक आदमी है वो 2 बार राइट टर्न लेता है। स्टेटमेंट 2 क्या है, अ मैन टर्न्स टू स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल जानते हो क्या होते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये जो है दिस इज 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल, और स्ट्रेट एंगल होता है ये वाला 180। स्ट्रेट एंगल है। हम ये बोल सकते हैं कि 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट एंगल। तो क्या लगता है, इन अ फर्स्ट स्टेटमेंट द मैन इज नाउ फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। इन द सेकंड सिनेरियो द मैन हैज कंप्लीटेड ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। बोथ आर करेक्ट एंड मुशवरा इज सेइंग कि बोथ आर इनकरेक्ट। वेरी गुड, वेरी स्ट्रेंज। क्वेश्चन समझ में क्या बोलना चाह रहे हो। मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, इस तरह से मेरा फेस इधर की तरफ है, अगर मैं 2 राइट एंगल मूव करता हूँ, एक राइट एंगल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, दूसरा राइट एंगल क्या होगा ये वाला, तो क्या मैं अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ। इन अ फर्स्ट स्टेटमेंट द मैन इज नाउ फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा मान के चलते हैं, दिव्या का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो दिव्या इधर की तरफ फेस कर रही हैं, लेट्स से नॉर्थ की तरफ, और उनको 2 राइट एंगल लेने हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहला राइट एंगल ये वाला लिया और दूसरा राइट एंगल यहाँ पर ले लिया। तो क्या ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं क्या। अगर आप राइट से लेंगे तब भी बात वही पड़ेगी, राइट लिया फिर यहाँ से राइट लिया। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर एक आदमी 2 राइट एंगल मूव कर जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होगा, डेफिनेटली इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। समझ में आया। मैं यहाँ पर हूँ, इधर तरफ देख रहा हूँ, अगर मैंने 190 डिग्री पर यहाँ पर लिया और दूसरा 90 डिग्री मैंने यहाँ पर टर्न लिया, तो मैं बिल्कुल, पहला मेरा फेस इधर की तरफ था, अपोजिट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ इन द सेकंड सिनेरियो द मैन हैज कंप्लीटेड ए कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब अ मैन टर्न्स 2 स्ट्रेट एंगल्स।
टू स्ट्रेट का मतलब, वन स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है टू राइट एंगल। तो अगर मैं इधर की तरफ देख रहा था, एक स्ट्रेट एंगल लिया मैंने, तो होता होता मैं उसको अपोजिट चला गया, दूसरा लिया तो बिल्कुल वहाँ पर आ गया। तो देखा जाए तो मेरा एक रेवोल्यूशन हो तो गया। इन सेकंड सिनेरियो द मैन हैज़ कंप्लीटेड अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो स्टेटमेंट सही है ये। तो करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2। मुबशरा, मुस्कान एंड दिव्या, आपने डी दिया था, आया समझ में कि सी क्यों होगा? ठीक। बाकी एंड दिव्या एंड ऑल दिस थिंग नथिंग टू वरी, हम लोग इनको वैसे भी करेंगे, क्लास में वैसे भी करेंगे, अभी बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर करोगे तो आपके लिए वहाँ से रिवीजन हो जाएगा वहाँ पर जाके। चलो टू देखो, क्या दूसरा फिर से बताइए। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये क्या है कि एक आदमी ने दो स्ट्रेट एंगल लिए, ये इसने बोला है कि आप लेट से अपूर्व, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि आप इधर की तरफ फेस कर रहे हैं, आपके हाथ इधर की तरफ है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टू स्ट्रेट एंगल आप लो। तो आपने क्या करा, एक बार स्ट्रेट एंगल लिया तो आप यहाँ पर फेस इधर की तरफ था, नॉर्थ की तरफ, आपका फेस हो गया साउथ की तरफ। दूसरा लेंगे तो फिर आप नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, है ना, 360 हो जाएगा, 180। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द सेकंड सिनेरियो द मैन हैज़ कंप्लीटेड अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही तो है, आपने दो स्ट्रेट एंगल लेने के बाद आप वहाँ पर एक पूरा रेवोल्यूशन आपने कर दिया है, बाकी आपका सेम जगह पर आ चुके हैं, है ना। चलो करेक्ट। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको थोड़ा समझना है कि नाटा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके कोई फॉर्मूले वूमूले तो नहीं है, अगर करना बैठोगे तो बाकी आर्किटेक्चर रह जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन आपका बहुत बेसिक लॉजिकल साइंस के ऊपर है। अ बैट्समैन प्लेज इन 6 मैचेस। एक क्रिकेट बैट्समैन है, वो 6 मैच खेलता है। हिज स्कोर इज इन फर्स्ट 2 मैचेस द सेम, मतलब उसने पहले मैच में भी और दूसरे मैच में सेम स्कोर करा। और एग्जाम क्वेश्चन में पूछा, बोला भी गया है कि लेट्स से एक्स, उसने एक्स स्कोर किया। इन द सेकंड एंड इन द थर्ड एंड द फोर्थ मैच ही स्कोर्ड, हिज स्कोर इज लेस देन द स्कोर इन द फर्स्ट एंड सेकंड मैच बाय 50 रन। मतलब पहले और दूसरे मैच में उसने एक्स स्कोर किया, तीसरे और चौथे मैच में उसने 50 रन कम किया। कोइंसिडेंटली हिज से स्कोर इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ मैच इज द सेम एज हिज स्कोर इन द फर्स्ट एंड सेकंड मैच। और जो पांचवें और छठे मैच में उसने सेम स्कोर किया जो पहले दूसरे में स्कोर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द मैचेस एंड द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द स्कोर, रिफ्लेक्ट द स्कोर मेड बाय द बैट्समैन। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, एक भी कुछ भी लॉजिक लगाओगे तो आप सोल्व कर लोगे। मतलब आपको बताना है इससे ग्राफ क्या बनेगा। मैं एक बड़ा बनाकर दिखा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द मैचेस, यहाँ पर आपके मैचेस हैं और यहाँ पर क्या है, स्कोर है, यहाँ पर स्कोर है। वेदांत, अरीफ, प्रीति, तन्मेश, दिलशाद, दिव्या, आई वॉन्ट मोर रेस्पॉन्सेज। जो बच्चे देख रहे हैं, आप गलत करोगे मैक्सिमम, इतना ही होगा। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत करोगे आपको समझा दूंगा मैं। नहीं आया इस टोटली ओके, लेकिन आपको आना चाहिए कि बी आप क्लिक कर रहे हो, आपको लग रहा है बाकी भी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, आई गेस कि बी समझ में आ गया होगा। अरे सिंपल है ना यार, जब ऐसा मान लेते हैं कि पहली बार उसने लेट से कि 80 स्कोर किया, कुछ ही बोल रहे थे, एक्स तो बोल रहा है 80 ले सकते हैं ना। पहले दूसरे मैच में उसने 80 स्कोर किया, तो पहले मैच में 80 रहा, दूसरे में 80 रहा। उसके बाद तीसरे उसने बोला है कि 50 रन कम किया उसने, तो फिर तीसरे मैच में क्या होगा, 80 - 50 30 स्कोर किया होगा, तो उसमें 30 स्कोर किया होगा, फिर उसने बोला यहाँ पर आ गया, तो ग्राफ ये तो आया। ऑप्शन नंबर बी सिंपल। और सॉल्व करें कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक कैच है, लैंग्वेज में है, और मुझे पता है कि आपको आता है ये, लेकिन आप करके आओगे क्वेश्चन की उसमें, तो हो सकता है कि गलत करके आ जाओ। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन खुद रीड करो। अच्छा, एक चीज़ और वो होती है एग्जाम में, इसी का याद रखना, जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं उनको पढ़ लेना ढंग से। कभी पूछा होता है करेक्ट इनकरेक्ट, हम ज़्यादा ही एकदम से बहक जाते हैं कि अच्छा मुझे तो आता है, इसमें तो करका जाऊँगी, पर बाबा देखते हैं करका भी जाते हैं, फिर देखते हैं अरे इसने इनकरेक्ट पूछा हुआ था, इसने फॉल्स पूछा हुआ था, या नोट करेक्ट पूछा गया था। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखना, एक एक नंबर मैटर करता है एग्जाम में। ठीक है, एक एक नंबर ऊपर से आते ही आपकी रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी। सो क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ द पी एंड क्यू। एक नंबर है जो फ्रैक्शन में पी एंड क्यू, क्यू इज़ पॉजिटिव इंटीजर,
पी और क्यू के अंदर क्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो डिनोमीटर में। पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब दोनों अलग अलग हैं, ऊपर 4 है नीचे 4 नहीं है, या तो वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं दोनों, मतलब एक नंबर से 100 सभी हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। सो पी एंड क्यू इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, कि जो पी और क्यू क्या होगा वो नेगेटिव नंबर होगा, या पी अपॉन क्यू इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को, लेकिन चलो करो, सब लोग तो ट्राई करो, एवरीवन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर बोला है उसने डेफिनेटली, जो होगा ही होगा, है ना, डेफिनेटली बात कर रहा है। तो मुझे पता है कि P अपॉन Q जो है एक रैशनल, एक दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन में है। तो उसने बोला है कि P एंड Q हैव द कॉमन, P Q इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो Q है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरह से। तो ये क्या नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाई ऊपर P की जगह ये भी अगर पॉजिटिव होगा तो क्यों नेगेटिव होगा? डेफिनेटली तो नहीं है, हो सकता है पर डेफिनेटली नहीं है। तो वन स्टेटमेंट तो गया, एक हटते दोनों गए, या तो ऑप्शन बी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। P अपॉन Q इज स्टैंडर्ड फॉर्म द रैशनल नंबर, हाँ बिल्कुल, यही तो होता है एक प्रॉपर जो रैशनल नंबर, यही तो होता है कि वो सिर्फ एक से, मतलब न्यूमेरिकल 1 से डिवाइड हो सकते हैं और नहीं होते। फॉर एग्जांपल 7/3, ये क्या है, या तो एक से डिवाइड, आपस में कोई डिविजिबल है ही नहीं, या 1 से कर सकते हो मैक्सिमम, एक से डिविजिबल नहीं होते हैं। चलो एक तो क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर कंक्लूड करें? मन कर रहा है करने का या फिर रहने देते हैं? चलो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद अभी टाइम है फिर हम लोग। Due to a thunderstorm, a 50 meters eucalyptus tree planted on the side of a highway break from a point, which is at the height of 1/4 of the total height of the tree. Tip of the broken tree touches the other end of the highway. Very simple question. बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो इतने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं ना, इनको तो आपने करे ही होंगे। पाइथागोरस लगाना, इसमें करना ही कुछ नहीं है। एक ट्री था जो 52 मीटर का हुआ करता था, हाईवे से क्या वो ब्रेक हो गया, फ्रॉम द पॉइंट विच एज द हाइट ऑफ 1/4, मतलब 1/4 इसकी ये रही होगी। तो 52 का डिवाइड कर लो 4 से, कितना जाएगा? 4 से डिवाइड करो 52 को, 5 4 1 जा 4, 12 13, आना ये था, 13 14 15 यही आएंगे। सो 13 मीटर से कट गया है, टूट गया है, और ये कहीं जाकर ऐसा पड़ा होगा, बिकॉज इतना हाइट इतनी थी ना इसकी। सो 52 से आप 13 को माइनस कर दो, 12 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और एक माइनस करें 39 आ जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी 39, इसका निकालना है। उससे लोड करिए मैंने, थर्टी 36 आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऐसा मैं बना पा रहा हूँ, देखो निकालो इसका क्या, 36 आएगा, कितना आएगा? 32। भाई 42 तो आ नहीं सकता है, 45 भी नहीं आ सकता है, क्योंकि सबसे वाली बात है ये सबसे बड़ा होता है ना, 36 ही आएगा। सबसे बड़ा ये वाला पार्ट होता है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो जो ये वाला सबसे बड़ा होता है, तो ये तो इस 39 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, या तो 36 होगा या 32 होगा। गैस वर्क है, एग्जाम में टाइम कम मिले ना, अगर टाइम ना मिले सॉल्व करने का तो फिर भी एलिमिनेट जरूर कर लेना, एलिमिनेट करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। 36 होगा, सिंपल लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय द 2 कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको कंक्लूजन बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं। क्या क्या हो सकते हैं? 4 8 12, मतलब 4 का जो टेबल है वो हो जाएगा। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, तो 6 का टेबल हो गया। तो ये सिंपल है। स्टेटमेंट पहले क्या बोल रहा है? 4 से डिविजिबल है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है 6 से डिविजिबल है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, कि सारे नंबर 8 से डिविजिबल हैं। या
कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 12। वो 12 से भी डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे? अच्छा भाई, एक ट्री का नाम आया था इकोलिप्टिस, है ना? यूकेलिप्टिस, नाम सुना है इसका कभी? यूकेलिप्टिस जो है एक्चुअली यूके से आया था ये। जब वो अंग्रेज हमारे देश में आए, मैं बताता हूँ उसकी स्टोरी क्या है कि हाउ दे इंट्रोड्यूस दिस। ये जो ट्री है इंडिया का नेटिव स्पीसीज़ नहीं है। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडिया की लैंड देखी। नहीं, नीलगिरीज का भी नहीं है ये, नीलगिरीज का नहीं है ये। यूकेलिप्टिस नाम से क्लियर है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम से आया हुआ है ये। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ की लैंड देखी। इट वॉज क्वाइट मार्शी, मतलब ये अपने हिमाचल उत्तराखंड में जाकर देखा तो काफ़ी दलदल टाइप की ज़मीन हुआ करती थी। तो वहाँ पर कुछ भी हम लगाते थे बिकॉज ऑफ द हाई वाटर। तो वहाँ की जो रिवर्स होती हैं ओरिजिनेट करती हैं, तो जो वाटर लेवल है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है, तो हमेशा पानी टाइप की कंडीशन रहती है। उसको तराई रीजन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तराई रीजन, इट इज़ लाइक कोई रीजन है, मार्शल लाइन हुआ करती थी। तो वहाँ पर जितने भी स्पीसीज जो प्लांट्स होते हैं वो पानी सर्वाइव कर ही नहीं पाते थे। तो जानबूझकर उस यूकेलिप्टस को इंट्रोड्यूस करा गया टू पर्टिकुलर एरिया इन इंडिया। यूकेलिप्टस की खास बात ये होती है कि ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। अब आजकल उसकी नीड नहीं है, लेकिन अपने इंडिया में इतना उगाया जाता है ये एग्रो फॉरेस्ट्री में। इसको क्या करते हैं लोग, मतलब ये जल्दी तैयार हो जाता है, लाइक 5 से लेकर 10 साल के बीच में, 5 to 7 8 ईयर्स में इट मैच्योर्स। और मैच्योर होने के बाद जल्दी ग्रोथ हो जाती है इसकी। बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो 12 से 15 साल लेते हैं। इट विल टेक जस्ट 5 to 8 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन दी फर्टिलाइजर एंड द कंडीशंस। तो लोग इसको बहुत ज़्यादा उगाते हैं, पर इसका इकोलॉजिकली नुकसान होता है। जो लैंड होती है उसको इनफर्टाइल कर देता है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको सब खींच लेता है। और इसकी कोई भी मतलब इस पर जो प्लांट जो ट्री है उस पर कुछ भी काम का नहीं है ये। इसके सिर्फ ये होते हैं कि जो लीव्स होते हैं क्रो जो होते हैं वो खा लेते हैं, बस इतना सा ही काम है इसका। और यूज़ किस लिए किया जाता है? फर्नीचर में यूज़ किया जाता है, मतलब लो क्वालिटी फर्नीचर। ज़्यादा महंगा तो नहीं बिकती है, बट डिपेंड्स, 500 रुपये कुंटल से लेके 800 रुपये कुंटल के आसपास ही बिक जाती है। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव वुड नहीं होती है इसकी, लेकिन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट ये इन्वायरमेंट के लिए इतना सही नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 भाई, मुझे कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 4 से डिविजिबल है। तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 और 28, 32, ऐसे तो नंबर आएंगे इसके। 6 से डिविजिबल होगा तो कितना होगा? 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, और 24 हो सकता है, 30 होगा, ऐसे तो होंगे, इसके बीच में आएंगे। तो कॉमन क्या है? 12, 24, ऐसे ही आ जाएगा। तो 36 आएगा यहाँ पर। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8। नहीं, 8 से तो कोई डिविजिबल नहीं है भाई। 8 से क्या है, ये तो डिविजिबल है, 8 3 24, बट 12 तो डिविजिबल नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो गया, हटा दो इसको। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 12। हाँ, ये 12 के मल्टीपल से बनते जा रहे हैं। 12, 24, 36, 48। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट वन। कंक्लूजन सेकंड सही है। ठीक है, रिया आनंद आपने ये बताया, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन गलत क्यों था ये? ओनली कंक्लूजन बी 2। ये क्वेश्चन करोगे या छोड़ दूँ इसको? डर जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। है कुछ नहीं, बस देखने में डरावना लग रहा है आपको ये। चल, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक क्वेश्चन देके जाऊंगा मैं यूट्यूब पर, आप कमेंट में जवाब दे देना मुझे। कोई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? चलो सर, क्या मैसेज हैं बच्चों के? Is 75% compulsory required in boards to get admission SPA Delhi? I have scored 9.97% in JEE Mains paper 2 because on browsing it is 70% in boards. क्या SPA Delhi के अंदर कुछ ऐसा है कि 70% कंपलसरी? पूछना पड़ेगा मुझे। तो कुछ नहीं है कंपलसरी का 75।
ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है। ध्रुव, हाँ मुझे एक क्लास के बाद मिल लेना आप, मैं आपको मतलब बता दूंगा कैसा करना है। देखो क्योंकि ये बहुत ही पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है, जिन बच्चों ने लिया है मटेरियल उनके लिए है, तो मैं समझा दूंगा आपको उसमें, डोंट वरी, मुझे याद दिला देना लेकिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो समझाना इसमें कुछ है नहीं। देखो यार, ये x इज इक्वल टू 1/4 - 4 दिया गया है, मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ, 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये 4 की पावर 4 है। ये क्या है, 2 की पावर 7 है। ये क्या है, 8 की पावर 1/8 की, सॉरी ये क्या है, 8 की पावर 3 है ये, और ये 4 की पावर 4 है। सिंपल कंक्लूड कर लोगे, मल्टीप्लाई उल्टाई कर लोगे, तो उसका सही ऑप्शन ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे हम रखेंगे जहाँ तक है। आई विल ट्राई कि मैं कुछ क्लासेस ले पाऊँ, लेकिन इतना टाइम हो नहीं पाता यार, तो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, लेकिन चलो जितना भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये है कि क्वेश्चन नंबर 26 ये आपके लिए है, आपको बताना है, याद स्क्रीनशॉट मार लो इसका। और ध्रुव, अच्छा जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये उन बच्चों के लिए हैं जिन लोगों ने सिर्फ मटेरियल लिया है, लाइक दे डिड नॉट परचेज फॉर द क्लासेस एंड द मॉक टेस्ट। तो उनको ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, सर जो मटेरियल आपने दिया है उसको हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका है, देखो सॉरी, आपको कुछ चीज़ें यहाँ याद रखने वाली हैं। जैसे इसके अंदर प्रोमिनेंट बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका डेली काम क्या है कि इसको बुकलेट खोलो, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादा जो भी हैं मैंने इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ही डाली हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं क्लास में बताता हूँ, ऐसे कैसे बताऊँगा आपके लिए। तो लेकिन आपको प्रोमिनेंट बिल्डिंग सीरीज़ में से भी आपको सारे बिल्डिंग लगभग याद करनी है। तो ये काम कैसा होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली रिवाइज करोगे, तो डेली का टारगेट बना लो कि 3 से लेकर 5 बिल्डिंग में डेली रिवाइज करनी है। आती है नहीं आती है, रोज़ का काम अपना ये रखो, मुझे काम करना है, ठीक है। फिर आता है आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री के अंदर नॉर्मली जेईई में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, नाटा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने जो मटेरियल डिज़ाइन किया हुआ है ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनमें जो हाईलाइट किया हुआ है, मतलब आप देखेंगे तो कॉमन मटेरियल आपको इतना पढ़ना है, सिर्फ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो हाईलाइट किया हुआ उतना ही पढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ उसमें जब जो मैंने मटेरियल जो यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ है ये डल है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहो पढ़ लो, पर किसी काम का नहीं है, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव काम का नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको हाईलाइट किया गया है वो आपको पढ़ना है। हिस्ट्री को आप जेईई के हिसाब से कम वैल्यू देना, नाटक के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही इंडियन आर्किटेक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर आपको आर्किटेक्ट के नाम दिए गए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, बीवी दोषी जी का है जैसा यहाँ पर है, तो जो न्यूज़ में उनको देखो। बाकी आप नीचे आएंगे तो मोन्यूमेंट्स हैं इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर, आगरा फोर्ट है, जो मैंने हाईलाइट किया गया है आपको उतना ही पार्ट याद करने हैं, मतलब ज़्यादा जरूरी भी नहीं याद करना, पर समझना है, सारे पढ़ने में बैठ जाना। जैसा अजंता एलोरा जो केव्स है औरंगाबाद में, और औरंगाबाद का नाम चेंज हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट ये नाम चेंज हो चुका है औरंगाबाद का, महाराष्ट्र में है। और ये 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता एलोरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये था। तो जो मैंने हाईलाइट पार्ट है उनको आपको देखना है, ठीक है। टीओडी है, टीओडी के लिए समझने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि सिमेट्री क्या है, एसिमेट्री क्या है। जैसा आप यहाँ पर है कि बैलेंस क्या है, तो बैलेंस का बता रखा है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास जो नाटा सेल्फ गाइड बुक है, तो सेल्फ गाइड बुक के अंदर आपके पूरी बुकलेट है। पहले पार्ट के अंदर जो दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आपके फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आ जाएंगे। बाकी मुझे एक व्हाट्सअप करना है तो मैं आपको लिंक दूंगा, उसके अंदर आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और भी हैं, जो लास्ट क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर लेना। और फिर उसके बाद आपको जो मटेरियल है वहाँ से आपको पढ़ना है, जो अगले पार्ट 3, 4 है। जैसे लेट्स से कलर थ्योरी है, तो कलर थ्योरी आपको पढ़नी है। फिर आपको आती है सेल्फ गाइड बुक, तो सेल्फ गाइड बुक के 3 पार्ट्स हैं, आपको वर्कशीट मिली होंगी। जो पार्ट 1 है सेम पार्ट है, फालतू जो पहले वाले पार्ट हैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं, आर्टिकल रिलेटेड वैसे नहीं है, आपके माइंड में आ सकते हैं, उनका पढ़ लेना। बाकी फिर जो हम लोग डेली पढ़ते ही हैं वो, तो इसमें क्या दिए गए हैं आपके, ये क्या आ गया,
नाटा सेल गाइड बुक है, सॉरी, वर्कबुक। तो आप यहाँ पर आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डेली का टारगेट दिया गया है कि डे 1, डे 4, डे 5 आपको डेली के काम ये करने हैं। तो डेली का टारगेट जैसा फॉर एग्जांपल डे 4 है, तो डे 4 के लिए आपको 3 पार्ट हैं। एक तो आपका आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड है, डे 4 का है। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको जीके के अंदर भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा डे 4 के नाम से, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और नीचे एक्सप्लेनेशन है। बाकी ये सब तो मैं आपको फ्री में क्लास में करा ही रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको वेट मत करो मेरी क्लासेस का। आप कर सकते हो तो पढ़ो, यहाँ पर सबका एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आपको सिंपल मार्क करने हैं। कुछ नोट्स आपको समझ में आता है, कुछ मैंने बताइए तो यहाँ पर लिख लो। ऐसे आपको ड्राइंग शीट्स मिली होंगी, तो ड्राइंग के अंदर भी डे 4 पे जाओगे तो डे 4 के अंदर आपको ये काम है, सिंपल प्रैक्टिस करनी है, आपको सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ लगता है सर मुझे कुछ चेक करवाने हैं, तो उसकी फ़ोटो क्लिक करो और यहाँ पर drawing.arcgenius@gmail.com पर अपना भेज दो। आपको विदिन 2-3 डेज़ आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर लिखे गए हैं मैंने कुछ जो मुझे लगते हैं कि ड्राइंग में आपको ट्रिक्स कैसे काम आ सकती हैं, तो आई हैव एडिट हेयर। ठीक है, बाकी एज सच मैं आपको और जो बाकी ये सब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि क्या पढ़ना है आपको हिस्ट्री क्लास में या फिर उस चीज़ों में, तो मैं क्लास में समझाता हूँ कि जैसे बिल्डिंग्स है, इसमें टोटल 100 बिल्डिंग्स का समरी है, लेकिन 100 बिल्डिंग्स के अंदर आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो क्लास में होती हैं। अब वही चीज़ है कि मुझे एक बार बात कर लेना क्लास के बाद, है ना, मैं आपको थोड़ा सा उसमें हेल्प कर दूँगा। सर नाटा के लिए मैथ्स में 50% कंपलसरी है क्या? यार लास्ट ईयर तो था 50% और इस बार जो नोटिफिकेशन आई है उसमें लिख रखा 50% है, तो होना चाहिए। तो अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है 50% की। बाकी कोई दिक्कत आएगी, इससे बेटर है कि अगर आपके नहीं है नंबर मैथमेटिक्स में कितने, तो भाई वो चीज़ चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बात। एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आते हैं तो ठीक है, इतना क्वालिफाई कर रहे हो ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, है ना, देयर आर मैनी पीपल्स। उनके पास बच्चों की कमी नहीं है, बच्चे मेल भेजते रहते हैं, तो उनको किस किस रिप्लाई करेंगे वे। आपके लिए आपका कैरियर लगता है, उनके लिए इतना कुछ मैटर नहीं करता। तो प्लीज़ आपकी जो एलिजिबिलिटी है उनको मीट कर लेना। जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं उनको प्लीज़ बना कर रख लेना काउंसलिंग से पहले। और देखो मैं नॉर्मली क्या है कि आपको इतना कंटेंट यूट्यूब पर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है वहाँ पर, अपने चैनल पर ही है, तो उनको आप देख लेना। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो, उसको बहुत बेनिफिट होते हैं। एक तो आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाती है, लाइक आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे फ़ीस कम होगी। दूसरा क्या होगा कि आप ऑल ओवर जैसे इंडियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको एक ना एक होता है रीजनलिज्म, वो देखने को नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए नोएडा का एक कॉलेज है और वहाँ पर आप आ गए, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो क्राउड मिलेगा नोएडा का मिलेगा। और एग्जांपल लेते हैं पुणे का, आप एग्जांपल ले लो, पुणे के अंदर क्या होगा कि सारा क्राउड पुणे का मिलेगा। लेकिन अगर आप आईआईटीज़ में जाते हो, एनआईटीज़ में जाते हो, एसपी में जाते हो, तो क्या होगा, ऑल ओवर द इंडिया के लोग आते हैं, तो आपका एक्सपोजर लेवल बहुत अलग होता है। तो एक अच्छे कॉलेज के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो और अच्छे कॉलेज के लिए फ़ाइट होती है। आपके कहने का माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि नहीं यार करना है, अभी टाइम ऐसा नहीं है कि टाइम कम है आपके पास, अभी तो फॉर्म निकले भी नहीं है नाटा के, तो आप तैयारी करना चाहो तो 2-3 मंथ्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन बशर्ते आप अच्छी पढ़ाई कर पाओ, एक प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है, जहाँ पर डेली टारगेट्स हों आपके पास, ये करना है तो मुझे करना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता इसमें। अगर आप बोलोगे कि सर ठीक है मुझे, मैं बीमार पड़ गई थी या फिर मेरा फेस्टिवल था कि शादी थी, अरे किसका नहीं होता, सभी का तो होता है। कोई पूछेगा आपसे नंबर कम आए हैं, बोलेंगे अच्छा ठीक है एक नंबर कम आया है, आप कट ऑफ क्लियर नहीं जाओ, अगर साल वेट या तो वेट करो या कोई ऐसा कॉलेज ले लो, फिर लाइफ टाइम रोते रहो यार थोड़ी सी मेहनत और कर लिया होता मैंने। तो अभी टाइम है, मेहनत करो, और ये सब चीज़ें कॉलेज ज्वाइन कर लोगे तो बहुत कुछ है करने के लिए। ऐसा नहीं है कॉलेज जाकर कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन नए लोग मिलेंगे। एक आप क्यों चाहते हो कि आपके 5 साल ऐसे निकलें जहाँ पर एक लोकल क्राउड मिले? एक ऐसा कॉलेज लो ना जहाँ पर कॉम्पिटिशन हो, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन हो। एक अच्छे कॉलेज में ये नहीं होता फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, ऑफकोर्स फैकल्टी अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो बच्चे आते हैं ना वो क्रीम आते हैं ऑल ओवर द इंडिया के, मतलब वो आर्किटेक्चर में अच्छे बच्चे होते हैं। तो अगर आपने एक काम अच्छा नहीं कर रहे हो, सबमिशन आपने बहुत ही बेकार सा बना दिया, बाकी फ्रेंड जो हैं वो अच्छा बना रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पुश मिल जाता है कि नहीं यार मुझे इस लेवल से मीट करना ही करना है। अब सोच कर देखो, एक आपने ऐसे कॉलेज में ले लिया जहाँ बच्चे आते नहीं हैं, बच्चे आते भी उनको पता कुछ नहीं है, पापा ने पैसे देकर लगाया हुआ है, वहाँ पर कुछ भी सबमिशन दे रहे हैं, टीचर भी कुछ देखने वाले नहीं है, कॉम्पिटिशन भी नहीं है। आपके इन छोटी चीज़ों को बड़ा फ़ायदा मिलता है एक अच्छे कॉलेज का पढ़ाई करने का। और कोई भी चीज़ मैं खुद आपको बोलता हूँ, आपको 2, 4, 5, 10 मिनट की वीडियो में पढ़ाया नहीं जा सकता। मेरी क्लास होती है, मैं 2 घंटे लेता हूँ आराम से, और मैं ये मानता हूँ कि मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ। मेरी वीक में 4 क्लासेस होती हैं और होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोर्सेज की ज़रूरत है, द थिंग इज़ कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है।
4-5 मिनट की वीडियो देख के आपको लगता होता है कि अच्छा ये पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ये कर लो, इसका फ़ायदा नहीं है। मैथमेटिक्स तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब तक आप डेली के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली के नहीं करोगे फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, तो 90 × 10 900 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्लियर है ना कि आपने 900 बार प्रैक्टिस कर ली है। एक क्वेश्चन आएगा मिलता जुलता भी आएगा तो सोल्व कर लोगे। एक बच्चे ने बिल्कुल नहीं करी हुई है, कितने में इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वहाँ जाकर तो घूम ही जाएगा ना हो। तो इसी का ध्यान रखो, पढ़ाई करो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपका चांसेस बढ़ जाते हैं। और कॉलेज में ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत ईजी होने वाली है कॉलेज जाने के बाद, लेकिन आपको अच्छी होगी, मेहनत करने का मज़ा आएगा यार। वहाँ पर आपको लगेगा कि मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई अच्छा सबमिशन दे रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा लाइफ में। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि सर मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, टीचर बेवकूफ़ हैं, ये हैं। अब वो चीज़ होती है, कोई NITs को नहीं बोलता है कि टीचर बेकार हैं, SP को कोई नहीं बोलता है कि कॉलेज बेकार है। हमेशा प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं। बस ये लगता है सर फिर एक काम करते हूँ ड्रॉप ले लेते हूँ, 1 साल का ड्रॉप लेने की सोचते हैं वे लोग। मैं सोचता हूँ कि अभी आप 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो, फिर सोचो कि कैसा काम करोगे, है ना। सो ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें 1 साल ड्रॉप लेने के बाद। अगर आपको लग रहा है इट इज़ बेटर कि आप 1 साल परेशान हो जाओ, जिंदगी भर रोने से बेटर 1 साल रो लो। लेकिन हमें करना क्यों है? इफ़ यू आर हैविंग द गाइडेंस, इफ़ यू आर हैविंग द प्रॉपर नॉलेज, तो एक अच्छा कॉलेज ले सकते हुए आप। ठीक है, तो मेहनत करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, बाकी यूट्यूब वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट लिख दिया करो, मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चे देखते हैं नहीं देखते। ठीक है, कंक्लूड करें।